नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आई एम हर्बलिस्ट निदा साबिर फ्रॉम लाहौर। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत के साथ होंगे। इससे पहले कि हम अपने लेक्चर की जानिब आगे बढ़ें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरे चैनल का नेम है सिंपल ऑर्गेनोपैथी और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए ताकि आप लोगों को मेरी नई से नई आने वाली वीडियोस मिलती रहें और आप इनसे फ़ायदा उठाते रहें। हमारा आज का लेक्चर है प्रोटीन के बारे में कि प्रोटीन जो हैं ये क्या होते हैं और हमारी ग़िज़ा में कौन कौन सी ग़िज़ाएँ ऐसी हैं जिनके अंदर ये प्रोटीन पाए जाते हैं और हमारे जिस्म को डेली बेसिस पर कितनी प्रोटीन की ज़रूरत होती है। प्रोटीन जो है वो इंसानी जिस्म की ग़िज़ा का एक लाज़मी और अहम जुज़ है और हर इंसान की अव्वलीन ज़रूरत है। इस बात का अंदाज़ा हम यहाँ से लगा सकते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाया है और उसकी ग़िज़ा को हैवानी ग़िज़ा के साथ जोड़ा है। अब ये प्रोटीन जो है वो किन किन ग़िज़ाओं के अंदर पाया जाता है, इन ग़िज़ाओं के अंदर मुख्तलिफ़ हैवानात का, मुख्तलिफ़ परिंदों का गोश्त शामिल है। इसके अलावा जो है वो अंडे शामिल हैं। इसके अलावा जो है वो दूध शामिल है, मक्खन और पनीर शामिल है और मुख्तलिफ़ किस्म के ड्राई फ्रूट्स और मुख्तलिफ़ अनाजों के अंदर भी ये प्रोटीन जो है वो हमें पाया जाता है। प्रोटीन्स जो हैं इंसानी जिस्म की क़ुव्वत को बहाल रखने के लिए हमें जितने भी ग़िज़ाई अज्जा की ज़रूरत होती है प्रोटीन के अंदर ये तमाम के तमाम जो हैं वो पाए जाते हैं। इसलिए हमें अपनी रोज़मर्रा की ग़िज़ा के अंदर जो है वो इसका इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए। अब ये प्रोटीन जो हैं वो होते क्या है। जब ये प्रोटीन को हम खाते हैं और ये हमारे जिस्म के अंदर जाने के बाद हज़म हो जाते हैं तो ये प्रोटीन जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म की प्रोटीन की शक्लों में कन्वर्ट हो जाते हैं और मुख्तलिफ़ किस्म की प्रोटीन की शक्लों में तब्दील हो जाने के बाद ये जो होते हैं हमारे जिस्म में इन्फेक्शंस का मुकाबला करते हैं। इसके अलावा बहुत से न्यू सेल्स बनाने में भी ये अहम किरदार अदा करते हैं। इन शॉर्टली हम ये कह सकते हैं कि प्रोटीन्स जो हैं ये अमाइनो एसिड्स की एक चेन होती है जो कि आपस में एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं। ये अमाइनो एसिड्स जो हैं जब एक दूसरे के साथ मिलते हैं तो ये प्रोटीन की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं और जब ये प्रोटीन्स जो हैं वो एक दूसरे से जुदा जुदा हो जाते हैं, तहलील हो जाते हैं, तो ये अमाइनो एसिड्स की शक्ल में तब्दील हो जाते हैं। वैसे तो देखा जाए तो कुदरत के अंदर बेशुमार प्रोटीन जो हैं वो पाए जाते हैं, लेकिन जिसमें इंसान जो है सिर्फ 20 किस्म के प्रोटीन्स को हज़म कर सकता है। अब बहुत से प्रोटीन ऐसे हैं जिसको हमारी बॉडी ख़ुद से तैयार करती है और बहुत से प्रोटीन्स जो हैं वो ऐसे हैं जो कि हम अपनी ग़िज़ा से हासिल करते हैं और हमारा जिस्म जो है वो उनको तैयार नहीं करता। अब उस किस्म के प्रोटीन जिनको कि हमारा जिस्म ख़ुद से तैयार करता है और हम इसको ग़िज़ा से हासिल नहीं करते, इनके बग़ैर हम लोग ज़िंदा रह सकते हैं और इनको हम गैर ज़रूरी प्रोटीन कहते हैं। लेकिन ऐसे प्रोटीन जिनको हम सिर्फ़ अपनी ग़िज़ा से ही हासिल करते हैं और हमारा जिस्म जो है वो इनको तैयार नहीं करता, ये ज़रूरी प्रोटीन हैं और इनके बग़ैर हम लोग ज़िंदा नहीं रह सकते और ये तादाद में कुल 9 हैं। अब आगे हम लोग बात करेंगे कि प्रोटीन जो है वो हज़म के अमल से किस तरह से गुज़रती है
और किस तरह से हज़म हो जाने के बाद ये हमारे खून में शामिल होती है और किस तरह से ये जुज़्वे बदन बनती है। तो हमारी ग़िज़ा के अंदर पाए जाने वाले बहुत से ऐसे अमीनो एसिड्स शामिल हैं जो कि जब हमारे जिस्म के अंदर हज़म हो जाते हैं तो ये मुख्तलिफ़ किस्म के हार्मोन्स, प्रोटीन और मुख्तलिफ़ टाइप्स के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो बनाते हैं। और इसी सारे अमल को हम लोग प्रोटीन के हज़म होने का अमल जो है वो कहते हैं। अब ये प्रोटीन जो है वो किस तरीके से हज़म होती है, तो सबसे पहले जब भी हम प्रोटीन वाली ग़िज़ा लेते हैं और वो हमारी ग़िज़ा की नाली से गुज़रती है और ग़िज़ा की नाली से गुज़रने के बाद मैदे में पहुंचती है, तो जो सबसे पहला हज़म यहाँ पर शुरू होता है वो कुछ इस तरीके पर होता है कि मैदे की ग़िशाओं से यानी झिल्लियों से नमक का तेज़ाब इस प्रोटीन वाली ग़िज़ा के ऊपर गिरता है। जब ये तेज़ाब प्रोटीन वाली ग़िज़ा के ऊपर गिरता है तो प्रोटीन के एटम जो हैं वो खुल जाते हैं और इस तरीके पर ये प्रोटीन्स जो हैं वो अमीनो एसिड्स की एक चेन में तब्दील हो जाते हैं। यहाँ से इस प्रोटीन पर एक दूसरा हज़म का अमल जो है वो शुरू होता है। तो अमीनो एसिड की वो चेन इसके ऊपर मैदे के निचले हिस्से से एक पेप्सिन नामी मवाद जो है वो गिरता है। ये पेप्सिन नामी मवाद जो है अमीनो एसिड की चेन को ओलिगोपेप्टाइड चेन में तब्दील कर देता है। और जब ये ग़िज़ा जो है वो डुओडेनम के अंदर पहुंचती है तो यहाँ पर इस पर तीसरा हज़म का अमल शुरू हो जाता है। और यहाँ पर ये अमल इस तरीके पर वाक़या होता है कि पैंक्रियाटिक जूस, जिसको लबलबाई जूस भी कहा जाता है, जब ये ओलिगोपेप्टाइड चेन के ऊपर गिरता है तो ये इसको ट्राई पेप्टाइड और डाइट पेप्टाइड चेन में तब्दील कर देता है। अब चौथा हज़म कुछ इस तरीके पर होता है कि यही ग़िज़ा यानी अमीनो एसिड्स की सूरत में जब अमाआ में पहुंचती है तो कुछ तो अमाआ की साख्त में तब्दील हो जाती है और कुछ जो है वो अमाआ ही के ज़रिए से हमारे खून में शामिल हो जाती है और फिर अज़ाए रईसा और गैर रईसा तक पहुंचती है और इस तरीके पर ये जुज़्वे बदन बन जाती है। अब हम लोग बात करेंगे कि हम लोगों को डेली बेसिस पर यानी ख़वातीन को और मर्दों को और बच्चों को डेली बेसिस पर कितनी कितनी प्रोटीन की ज़रूरत होती है। नॉर्मली तो इसका अंदाज़ा हम लोग इस तरीके से लगा सकते हैं कि अगर जो है वो 1 kg वेट है तो उसके एतबार से डेली बेसिस पर 0.80 ग्राम प्रोटीन की डेली ज़रूरत होती है। 1 से 3 साल तक की उम्र के बच्चों को 13 ग्राम डेली बेसिस पर प्रोटीन की ज़रूरत होती है। 4 से 8 साल तक की उम्र के बच्चों को तकरीबन जो है वो 19 ग्राम प्रोटीन की ज़रूरत होती है। इसी तरीके से उम्र के एतबार से मुख्तलिफ़ ग्रामों में डेली बेसिस पर हमारे जिस्म को प्रोटीन की ज़रूरत होती है। लड़कों को लड़कियों की निस्बत ज़्यादा मिक़दार में प्रोटीन की ज़रूरत होती है, इसलिए कि जो मर्द हैं उनकी बॉडी मस्कुलर होती है, इस वजह से उनको ज़्यादा मिक़दार में प्रोटीन की डेली बेसिस पर ज़रूरत होती है। और ख़वातीन जो हैं उनकी बॉडी के अंदर चूँकि ग्लैंड ज़्यादा हैं,
इसलिए उनको मर्दों की निस्बत कम प्रोटीन की ज़रूरत होती है। इसके अलावा एथलीट और ज़्यादा काम करने वाले और प्रेग्नेंट वुमेंस और फीडिंग मदर्स, इनको भी ज़्यादा मिकदार में प्रोटीन की ज़रूरत होती है। बूढ़े लोग और कम काम करने वाले चूँकि ज़्यादा वर्कआउट नहीं करते हैं और हाजमा भी उस तरह से तेज़ नहीं रहता, इसलिए इनको कम मिकदार में प्रोटीन की ज़रूरत होती है। तो मुख्तलिफ़ कामों के एतबार से और उम्र के लिहाज से मुख्तलिफ़ मिकदार में हमें डेली बेसिस पर प्रोटीन की ज़रूरत होती है। ये तमाम तर तो वो लोग हैं जो कि हालत सेहत के अंदर होते हैं। अगर हालत मर्ज़ में इंसान पाया जाए तो इसको कितनी कितनी मिकदार में प्रोटीन की ज़रूरत है, आया आपकी बॉडी के अंदर प्रोटीन की डेफिशिएंसी है या आपको जो है वो प्रोटीन की ज़्यादती है, तो उसके लिए आप लोग हमसे ग़िज़ाई चार्ट तलब कर सकते हैं। हम उसके लिए आपको ग़िज़ाई चार्ट प्रॉपर तरीके से बनाकर आपको गाइड करेंगे। अब हम में से कोई जो है वो वेजिटेरियन है या नॉन वेजिटेरियन है, या हम लोग जो है हमाखोर हैं, लेकिन हमारे जिस्म को डेली बेसिस पर प्रोटीन की ज़रूरत होती है और हमें डेली बेसिस पर ये प्रोटीन लेनी चाहिए। अब हम लोग बात करेंगे गोश्त के असरात के बारे में, यानी प्रोटीन जो है वो हमारी बॉडी पर किस तरीके से असरअंदाज होती है। तो गोश्त की साख्त कुछ इस तरीके से होती है कि इसके अंदर आयरन और कैल्शियम के कंपाउंड पाए जाते हैं। लिवर और सेप्लीन के अंदर आयरन कंपाउंड ज़्यादा पाए जाते हैं और लंग्स और स्टमक के अंदर जो है वो कैल्शियम कंपाउंड ज़्यादा पाए जा रहे होते हैं। अब मुख्तलिफ़ किस्म के जानवरों और परिंदों के गोश्त का अगर हम लोग मुवाजना करें तो मुख्तलिफ़ जानवरों के गोश्त के मिजाज एक दूसरे से मुख्तलिफ़ होते हैं और परिंदों के गोश्त के मिजाज मुख्तलिफ़ होते हैं। अगर हम लोग देखें तो सबसे ज़्यादा मुतदिल मिजाज जो है वो बकरी के गोश्त का मिजाज है, क्योंकि इसके अंदर हरारत और रतूबत एतदाल के साथ पाई जा रही होती है। इसी वजह से हुक्मा हज़रात जो हैं वो बकरी का गोश्त और बकरी के गोश्त की यखनी की तलकीन अक्सर करते हैं, इसलिए कि ये मिजाजों में तमाम मिजाजों से ज़्यादा मुतदिल मिजाज हैं। और बकरी के गोश्त के मुकाबले में अगर दुम्बा, भेड़ या गाय भैंस के गोश्त को देखा जाए तो उसके अंदर रिया और गैसेस जो सी होती हैं वो बकरी के गोश्त के मुकाबले में ज़्यादा होती हैं और इनके अंदर हरारत जो है वो उसके मुकाबले में कम पाई जा रही होती है। इसी तरीके से अगर बकरी के गोश्त के मुकाबले में परिंदों के गोश्त का मुवाजना किया जाए, जिसके अंदर तीतर, बटेर और जो है वो जंगली कबूतरों का गोश्त है, तो उनके अंदर हरारत जो है वो बकरी के गोश्त की निस्बत और भी ज़्यादा होती है और रियाह जो होती हैं वो बिल्कुल नहीं पाई जा रही होती। तो इस तरीके पर मुख्तलिफ़ हैवानात या परिंदे जो हैं इनके गोश्त का मिजाज एक दूसरे से मुख्तलिफ होता है, लेकिन चूँकि बकरी का गोश्त जो है वो सबसे ज़्यादा मुतदिल मिजाज होता है, इसीलिए जिन दिनों में बॉडी में कोई जो है वो दर्दें हों, बुखार हों या जो है इरिटेशन हो, इन्फ्लेमेशन हो, सोजिश और आराम चल रहे हों, तो बकरी के गोश्त के खाने का कहा जाता है और ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद भी साबित होता है। अब चूँकि इंसान जो है वो गोश्त को पका कर खाता है और इसके अंदर मसाला जात का इस्तेमाल जो है वो बहुत ज़्यादा भी किया जाता है, तो इसके अंदर हरारत जो है वो मज़ीद बढ़ जाती है। गोश्त को जो है वो हमेशा अच्छे तरीके से पका कर ही खाना चाहिए, क्योंकि कच्चा गोश्त जो है ये तबीयत के अंदर वहशत पैदा करता है और नीम पुख्ता यानी थोड़ा कम गला हुआ गोश्त जो ठीक तरीके से ना पका हुआ हो, ये क्या करता है, ये जल्द मुताफिन हो जाता है और बजाय सेहत के जिस्म के अंदर अमराज को पैदा कर देता है। इसी तरीके से अगर हम मुख्तलिफ़ किस्म के जानवरों और परिंदों के गोश्त को हमने देखा
तो जिस जानवर का जो गोश्त होता है उसका दूध का भी तकरीबन वही मिजाज होता है, लेकिन उसके अंदर असाबियत जो है वो बढ़ जाती है। और जिस परिंदे का या जो है वो जिन जानवरों के जो अंडे देते हैं उनके अंडों का वही मिजाज होता है जो कि उनके गोश्त का मिजाज पाया जाता है। मछली को अगर हम देखें तो मछली का जो मिजाज है इसके अंदर असाबियत जो होती है वो ज़्यादा पाई जा रही होती है, यानी कच्ची जो मछली है उसका मिजाज असाबी होता है, उसके अंदर रुतूबात जो हैं वो कसरत से पाई जा रही होती हैं। इसी वजह से मछली के साथ जो है वो दूध और दही के इस्तेमाल से मना किया जाता है, क्योंकि इससे बहुत से जल्दी अमराज यानी बर्स और आचक वगैरह किस्म के अमराज जो हैं वो पैदा हो सकते हैं। इसीलिए हुक्मा हजरात जो हैं वो इसको पकाने का एक ख़ास तरीका बताते हैं कि इसको अच्छे तरीके से भून कर पकाया जाए और इसके अंदर अजवाइन और मसाला जात का इस्तेमाल किया जाए, तो फिर ये गैर साले अखलात जो है वो पैदा इससे नहीं होती और ये जल्द मुताफिन भी नहीं होती। और इसको ज़्यादा पकाने से ये हमारे जिस्म के अंदर आशक और बर्स जैसे अमराज को पैदा भी नहीं कर सकती, इसलिए कि फिर इसका मिजाज जो है वो पकाने के बाद तब्दील हो जाता है। तो उम्मीद करती हूँ कि मेरे आज के लेक्चर से आप सबको इंशाअल्लाह बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। दुआओं में ज़रूर याद रखिए, लेक्चर को अच्छे तरीके से सुनिए ताकि आप लोगों को इससे पूरे तरीके पर फ़ायदा हो। और जो ग़िज़ाई चार्ट है इंशाअल्लाह वो आप मुझसे तलब कर सकते हैं। और आखिर में फिर कहती चलूँ कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। सिंपल ऑर्गेनोपैथी के नेम से मेरा चैनल है, बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए। दुआओं में याद रखिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।